हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट लेक्चर चल रहा था उसमें हमने एक्टोकार्पस स्टार्ट किया था। क्या किया था? एक्टोकार्पस स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने इसकी क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, थैलस स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन एक्टोकार्पस में अलैंगिक जनन जो होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? चल बीजाणु द्वारा। ठीक है, अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा होता है। इन चल बीजाणुओं का जो निर्माण होता है एक्टोकार्पस में दो प्रकार की बीजाणु धानियों में होता है। ठीक है, दो प्रकार की चल बीजाणु धानी में होता है। दो प्रकार की चल बीजाणु धानी में होता है। पहले प्रकार की जो चल बीजाणु धानी है उसको कहते हैं हम एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी। ठीक है, क्या कहते हैं? एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी। ठीक है, यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजियम। ठीक है, दूसरे जो होता है वह होती है बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी। ठीक है, कैसी? बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी। एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी और बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी अर्थात प्लूरिलोक्यूलर जूस्पोरेंजियम। ये दो प्रकार की बीजाणु धानियां एक्टोकार्पस के थैलस पर निर्मित होती है। ठीक है, इन दोनों बीजाणु धानियों में क्या अंतर होता है? देखें कि जो एक कोष्ठीय बीजाणु धानी होती है उसमें हैप्लॉइड जूस्पोर का निर्माण होता है। कैसे जूस्पोर का निर्माण होता है? हैप्लॉइड जूस्पोर्स का निर्माण होता है। जबकि जो बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी होती है इसमें कैसे जूस्पोर्स का निर्माण होगा? डिप्लॉइड जूस्पोर का निर्माण होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे नंबर के क्वेश्चन में आता रहता है कि एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी में कैसे जूस्पोर का निर्माण होता है तथा बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी में कैसे जूस्पोर्स का निर्माण होता है। तो याद रखना, एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी में एगोनिक चल बीजाणु निर्मित होते हैं तथा बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी में कैसे जूस्पोर्स निर्मित होते हैं? द्विगुणित चल बीजाणु निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक कोष्ठीय चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले है फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी। ठीक है, पहले फर्स्ट पॉइंट एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी। यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजियम। ठीक है, अब देखते हैं कि एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी का विकास किस प्रकार से होता है। एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी का विकास किस प्रकार से होता है? देखें कि जो हमारा डिप्लॉइड थैलस होता है, हमने पढ़ा है कि जो एक्टोकार्पस का थैलस होता है मुख्य रूप से कैसा होता है? डिप्लॉइड थैलस होता है, अलैंगिक थैलस होता है। इस डिप्लॉइड थैलस की जो छोटी उपशाखाएं होती हैं, ठीक है, जो शाखाएं होती हैं उनकी जो एपिकल सेल होती है, शीर्ष कोशिकाएं होती है पार्श्व शाखाओं की, उसमें से कोई एक कोशिका, परिधीय कोशिका जो है वो क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करती है। क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करती है, जिसके अंदर अनेक केंद्रक में क्रोमेटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। यह जो कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है? स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में। किसके रूप में कार्य करेगी? स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है, अर्थात बीजाणु धानी प्रारंभिक के रूप में। किसके रूप में? बीजाणु धानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। इस बीजाणु धानी प्रारंभिक में क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। आधारीय कोशिका जो है वह क्या कहलाएगी? वृंत कोशिका कहलाती है, जो कि
का व्रंत का निर्माण करती है। ऊपरी कोशिका जो है वो किसके निर्माण में सहायक होती है, किसमें डेवलपमेंट होती है, इस यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में डेवलप्ड होती है। अब इसके अंदर जो है कि अनेक केंद्र में क्रोमैटोफोर स्थित हो जाते हैं, ठीक है, तथा यह कोशिका आम में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यह जो कोशिका है ऊपर क्या कहलाएगी, हमारी एक कोष्ठीय बीजाणुधानी क्या कहलाती है, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी कहलाती है। इस एक कोष्ठीय बीजाणुधानी में क्या होगा, जो हमारा डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है, डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं, अनेक मियोसिस होते हैं। मियोसिस के द्वारा इसके अंदर 32 से 64 केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। ये केंद्रक कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो जैसा है डिप्लॉइड थैलस है, लेकिन यूनिलोक्यूलर में इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है केंद्रक में, और मियोसिस के द्वारा इसमें 32 से 64 एगोनित केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। अब जो 32 से 64 एगोनित केंद्रक निर्मित हुए हैं, ठीक है, उस 32 से 64 केंद्रकों में भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, अर्थात इसलिए यह जो बीजाणुधानी है वो क्या कहलाती है, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी कहलाती है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे एगोनित केंद्रक निर्मित हुए हैं उनमें भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसलिए बीजाणुधानी क्या कहलाती है, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी कहलाती है। अब जो 32 से 64 केंद्रक निर्मित होते हैं, तो इस बीजाणुधानी का, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी का जीव द्रव्य क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है, अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है। और इसका प्रत्येक जीव द्रव्य खंड जो है, ठीक है, प्रत्येक प्रोटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट जो है, जीव द्रव्य खंड है, वो किसमें मॉडिफाई हो जाता है, किसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, जू स्पोर्स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। याद रख लेना कि जो जीव द्रव्य खंड एक कोष्ठीय बीजाणुधानी का जीव द्रव्य खंड अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, तथा प्रत्येक जीव द्रव्य खंड किसमें रूपांतरित हो जाता है, एक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। एक कोष्ठीय बीजाणुधानी फटने से ही चल बीजाणु क्या हो जाते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं। इसका प्रत्येक जीवस्पोर जो होगा वो कैसा होता है, एगोनिक होता है। कैसा होगा, एगोनिक होगा, जिसमें एक केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एक वर्णिलवक होता है, ठीक है, तथा यह किसी दो फ्लैजिला होते हैं, अर्थात बाइफ्लैजिलेटेड होता है। कुछ समय तक ये इस अवस्था में शांत अवस्था में रहता है, तथा अपने कैसा हो जाता है, ये डिफ्लैजिलेटेड हो जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के द्वारा सर्वप्रथम इसमें एक जनन नलिका विकसित होती है। क्या विकसित होती है, एक जनन नलिका विकसित होती है, जिसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। इस जनन नलिका में पुनर्विभाजनों के द्वारा, ठीक है, अनेक विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है, तथा प्रत्येक थैलस में केंद्रक, एक वर्णिलवक तथा एक क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है। इस प्रकार से एक कोष्ठीय बीजाणुधानी से एक नए एगोनिक थैलस का निर्माण हो जाता है। याद रखना, कैसे थैलस का निर्माण हुआ है, एगोनिक थैलस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है क्या, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी द्वारा अलिंग जनन। दोबारा से देख लें कि जो डिप्लॉइड थैलस होता है उसकी छोटी उपशाखा की शीर्ष कोशिका जो है वो किसके रूप में कार्य करती है, बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। इस बीजाणुधानी प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं, निचली कोशिका और अपर कोशिका। ऊपरी कोशिका, निचली कोशिका जो है वो स्टॉक सेल कहलाती है और एक कोष्ठीय बीजाणुधानी के व्रत का निर्माण करती है। ऊपरी कोशिका जो है वो क्या कहलाएगी, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, ठीक है। इस यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में, ठीक है, जो डिप्लॉइड केंद्रक होता है उसमें मियोसिस के द्वारा अनेक 32 से 64 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, केंद्रक निर्मित होते हैं, तथा इसमें भित्ति निर्माण नहीं होता, इसलिए ये क्या कहलाती है, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी कहलाती है। इस बीजाणुधानी का जीव द्रव्य जो है अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, तथा प्रत्येक जीव द्रव्य खंड इसमें रूपांतरित हो जाता है, जो स्पोर में रूपांतरित हो जाता है। बीजाणुधानी फटने से जू स्पोर बाहर मुक्त हो जाते हैं। जू स्पोर जो होते हैं एक केंद्र के, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय तथा क्रोमैटोफोर तथा वर्णिलवक युक्त होते हैं। कुछ समय तक ये शांत अवस्था में रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनमें अंकुरण होता है। अंकुरण के द्वारा सर्वप्रथम इसमें एक जर्म ट्यूब या जनन नलिका विकसित होती है,
जनन नलिका में निरंतर पुनर्विभाजनों के द्वारा एक नए अगुणित थैलस का निर्माण होता है। याद रखिएगा कैसे थैलस का निर्माण होगा, अगुणित थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रुप में देखें तो हम देखते हैं कि जो द्विगुणित थैलस है, ठीक है, कैसा थैलस, द्विगुणित थैलस जो है, ठीक है, इस द्विगुणित थैलस की छोटी उपशाखा, ठीक है, छोटी उपशाखा की शीर्ष कोशिका जो है, ठीक है, शीर्ष कोशिका के आमाप में क्या होती है, वृद्धि होती है, आमाप में वृद्धि होती है। यह जो शीर्ष कोशिका है किसके रूप में कार्य करेगी, बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करेगी, बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल। इस बीजाणुधानी प्रारंभिक में क्या होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो मुख्य सेल्स बनती हैं, एक तो बनती है ऊपरी कोशिका, ठीक है, अपर सेल, तथा दूसरी बनती है हमारी बेसल सेल्स अर्थात आधारीय कोशिका। आधारीय कोशिका है जो क्या कहलाएगी, स्टॉक सेल या ग्रंथ कोशिका कहलाएगी, तथा किसका निर्माण करती है, आगे जाकर एक कोष्ठीय बीजाणुधानी के व्रत का निर्माण करती है। इधर जो ऊपरी कोशिका होती है वो आगे विभाजन करती है, एक कोशिका जो है वो क्या कहलाएगी, बीजाणुधानी, ठीक है, क्या कहलाएगी, स्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है। इस स्पोरेंजियम में क्या होगा, ट्वेन होता है, इस ट्वेन केंद्रक में क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के द्वारा इसमें 32 से 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस कंडीशन में बीजाणुधानी में अगुणित बीजाणुओं में, ठीक है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी कहलाती है। अब इसका जो एक कोष्ठीय बीजाणुधानी है, इसका जीव द्रव्य जो है, ठीक है, जीव द्रव्य जो है वो क्या होता है, अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाएगा, अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है, तथा प्रत्येक जीव द्रव्य खंड जो है, ठीक है, प्रत्येक जीव द्रव्य खंड जो है, ठीक है, वह किसमें रूपांतरित हो जाता है, एक चल बीजाणु में। किसमें रूपांतरित हो जाता, एक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है, जो कि कैसा होता है, एग होता है। इसमें अंकुरण के द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा किसका निर्माण होगा, एक अगुणित थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कोष्ठीय चल बीजाणुधानी कैसे निर्मित होती है, तथा इसमें अगुणित चल बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। इसका जो थैलस होता है वो अगुणित थैलस होता है, तथा कौन सी अवस्था निर्मित होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था निर्मित होती है। ठीक है, तो ये है कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम दूसरी जो चल बीजाणुधानी है वह है बहुकोष्ठीय चल बीजाणुधानी। ठीक है, कौन सी, बहुकोष्ठीय चल बीजाणुधानी। सेकंड नंबर, बहुकोष्ठीय चल बीजाणुधानी, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम। ठीक है, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। अब बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है, ये देखते हैं कि बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी जो है उसका निर्माण कैसे होगा, डिप्लॉइड थैलस में ही होता है। ठीक है, इसी डिप्लॉइड थैलस में डिप्लॉइड थैलस में होता है। इसकी जो सूक्ष्म उपशाखा की शीर्ष कोशिका है वो किसके रूप में कार्य करेगी, स्पोरेंजियल इनिशियस के रूप में कार्य करती है। वो इसी में भी क्या होगा, सेम एक कोष्ठीय बीजाणुधानी के समान क्या होगा, एक इसमें स्टॉक सेल निर्मित होती है, आधारित कोशिका, ऊपर बीजाणुधानी निर्मित होती है। अब इसमें क्या परिवर्तन होता है, देखो कि इसकी जो बीजाणुधानी है, ठीक है, इस बीजाणुधानी में क्या होता है, अनेक केंद्रक में क्रोमेटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। यह जो कोशिका है इसमें क्या होगा, सर्वप्रथम अनेक वर्टिकल और तथा उदर विभाजन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं।
ठीक है, याद रखना कि इस जो कोशिका है, ये जो कोशिका निर्मित हुई है, ये क्या करेगी, अपने आमाप में वृद्धि करती है। क्या करेगी, अपने आमाप में वृद्धि करती है। आमाप में वृद्धि करने के पश्चात इसमें क्या होंगे, अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे यह कोशिका तथा प्रत्येक कोशिका में एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। तथा इस अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात इस कोशिका में पुनः क्या होगा, विभाजन होता है। पुनः विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या होगा, ये कोशिका में पुनः अनेक क्या निर्मित हो जाते हैं, अनेक लंबपूर्ण लंबवत विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, अनेक लंबवत विभाजन होते हैं इस प्रकार से। तथा ये इसके द्वारा इसमें अनेक घनाकार कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, अनेक घनाकार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तथा प्रत्येक कोशिका में एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। यह घनाकार कोशिकाओं से निर्मित संरचना है, यह इसके रूप में कार्य करती है। इस प्रकार से देखते हैं हम, ये देखिए इस प्रकार से ये इसका फ्रंट, इसमें क्या होगा कि अनेक घनाकार कोशिकाएं निर्मित होती हैं। यह अनेक घनाकार संरचना युक्त जो कोशिका है, जो संरचना है, वह किसके रूप में कार्य करती है, वह बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तथा प्रत्येक में क्या होगा, एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। ये जो कोशिका है, वो संरचना है, वो किसके रूप में कार्य करेगी, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करेगी, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी के रूप में कार्य करती है। इस बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी की जो प्रत्येक द्वितीयक खंड है, प्रत्येक केंद्रक जो है, वह किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, एक जूस्पोर में मॉडिफाइड हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं, इसका शीर्ष भाग क्या हो जाता है, फट जाता है। तथा यह जूस्पोर जो है वो क्या होते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक जो है कोशिका जो केंद्रक जो है रूपांतरित खंड है, वो एक ही चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। इसका जो जूस्पोर होता है वो कैसा होता है, 2n। ठीक है, कैसा होता है, 2n होता है। कुछ समय तक यह शांत अवस्था में रहता है तथा जर्मिनेशन के द्वारा वही जर्म ट्यूब निर्मित होती है तथा एक नए द्विगुणित थैलस का निर्माण करता है। याद रखना, कैसे थैलस का निर्माण करेगा, द्विगुणित थैलस का ही निर्माण करता है। इस प्रकार से बहुकोष्ठीय चल बीजाणुधानी का निर्माण होता है तथा उसमें द्विगुणित चल बीजाणु का निर्माण होता है। दोबारा से देखते हैं, जो डिप्लॉइड थैलस होता है, उसकी छोटी उपशाखा की शीर्ष कोशिका जो है वो इस आमाप में वृद्धि करती है। ठीक है, आमाप में वृद्धि करने के द्वारा उसमें क्या होते हैं, अनेक केंद्रक व क्रोमैटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। यह जो कोशिका है, स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। इस बीजाणुधानी प्रारंभिक में अनेक केंद्रक व क्रोमैटोफोर्स उपस्थित होते हैं। इस बीजाणुधानी प्रारंभिक में अनेक अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, अनेक अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे इसके अंदर अनेक घनाकार कोशिकाओं का निर्माण होता है। अनेक घनाकार कोशिकाओं युक्त संरचना जो है वो किसके क्या कहलाती है, हमारे बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी कहलाती है। प्रत्येक घनाकार कोशिका में एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित होता है, जो कि किसमें रूपांतरित हो जाता है, एक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी का शीर्ष से क्या होता है, स्फुटन होता है तथा चल बीजाणु बाहर मुक्त हो जाते हैं। इसका जो चल बीजाणु होता है वो भी कैसा होगा, एक केंद्रीय होता है, द्विगुणित होता है, द्विकशाभिकीय होता है, क्रोमैटोफोर युक्त होता है। ठीक है, कुछ समय तक शांत अवस्था में पड़ा रहता है तथा यह डिफ्रेजिलेटेड हो जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसमें क्या होता है, एक जर्म ट्यूब का निर्माण होता है, जिसमें निरंतर विभाजन के द्वारा एक द्विगुणित थैलस का निर्माण होता है। कैसे थैलस का निर्माण होगा, द्विगुणित थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी निर्मित होती है तथा उसमें द्विगुणित चल बीजाणु का निर्माण होता है। थ्योरेटिकल रूप में देखें हम कि जो द्विगुणित थैलस की शाखा है, ये किसके रूप में कोशिका जो है वो किसके रूप में कार्य करेगी, स्पोरेंजियल इनिशियल
सेल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, अनेक अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजन होते हैं। कैसे विभाजन होंगे, अनेक अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजन होते हैं, जिसके कारण अनेक घनाकार कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अनेक घनाकार कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक घनाकार कोशिकाओं का जो जीव द्रव्यक है, ठीक है, प्रत्येक घनाकार कोशिकाओं का जो जीव द्रव्यक है वो किसमें रूपांतरित हो जाता है, एक जू स्पोर में रूपांतरित हो जाता है, जो कि कैसा होता है, 2n होता है, क्योंकि कहीं पर भी इसमें मियोसिस नहीं हुआ है। इसमें अंकुरण के द्वारा, ठीक है, जर्मिनेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है, एक द्विगुणित डिप्लॉइड थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होगा, डिप्लॉइड थैलस का निर्माण होता है, द्विगुणित थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी और एक कोष्ठीय बीजाणुधानी द्वारा एक्टोकार्पस में अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या है, एक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता रहता है यूनिवर्सिटी में। एक कोष्ठीय बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।